तो फ्रेंड्स, आज हम घनित न्यूज चैनल में आपकी जो 5 वीडियो हैं जीके डेली 30 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की, तो उसमें आपको एक नई और वीडियो आपकी आई है जिसमें कि भारत के प्रमुख राजवंशों की आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं आपको इस वीडियोज़ में कवर कराए जाएंगे। तो चलिए अपना सीधा ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए सीधा अपनी वीडियोज़ पर आते हैं। चलिए अपना एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। तो एमसीक्यूज़ आपके सामने आ चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है आपका, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी है देवभूति, ऑप्शन नंबर सी है आपका अशोक, या ऑप्शन नंबर डी हरमिक्स। तो भरहूत स्तूप का निर्माण जो कराया था वो कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन जो हमारा वंश था उसका संस्थापक कौन था? चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सुशर्मा, ऑप्शन नंबर बी है आपका शिमुक, ऑप्शन नंबर सी है आपका मिनांडर, या ऑप्शन नंबर डी आपका वासुदेव। तो फ्रेंड्स, सातवाहन वंश जो था उसका जो संस्थापक था वो था सिमुक। कौन था? सिमुक। तो ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सातवाहन शासकों ने किन मुद्रा का प्रचलन किया? सातवाहन वंश के जो लोग थे जिनका संस्थापक कौन बताया था, अभी मैंने बताया था, कौन था? सिमुक। ठीक है। तो सातवाहन शासकों ने किन मुद्रा का प्रचलन किया, तो उन्होंने कौन कौन सी मुद्रा चलाई थी वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है चांदी, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है सीसा, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका ये सभी। तो फ्रेंड्स, सातवाहन शासकों ने जो मुद्राएं चलाई थी उनमें चांदी भी थी, तांबा भी था, सीसा भी था, इसका मतलब ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति है। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे कार्ले का चैत्य, ऑप्शन नंबर बी है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी है आपका अमरावती कला, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, सातवाहनों की जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कलाकृति है वो आपकी कार्ले का चैत्य भी है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं भी हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका अमरावती कला भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी तीनों यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनांडर के प्रश्न एवं नक्सल द्वारा किस मिनांडर के प्रश्न एवं नक्सल द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? कागज बनाने की तकनीक का भी हमारा चीन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का शासक कौन था? जो गुप्त वंश का शासक या गुप्त वंश का संस्थापक यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, संस्थापक। शासक तो ये सब थे, गुप्त वंश का यहाँ पे हम शासक की जगह क्या लिख लेंगे? शासक की जगह यहाँ पे कर लेंगे हम संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त, या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त, या सेकंड कर लेना चंद्रगुप्त सेकंड। तो गुप्त वंश का जो शासक था फ्रेंड्स वो था आपका श्रीगुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, महाराजधिराज की उपाधि, महाराजधिराज बहुत बड़ी उपाधि हुआ करती थी, राजाओं का राजा बोला जाता था, राजाओं का राजा बोला जाता था महाराजधिराज को। महाराजधिराज की उपाधि किस शासक को दी गई थी? महाराजधिराज की उपाधि किस शासक को दी गई? महाराजधिराज की उपाधि किस शासक को दी गई? तो फ्रेंड्स, महाराजधिराज की जो उपाधि दी गई थी वो हमारे चंद्रगुप्त जो फर्स्ट हैं उनको दी गई थी। तो आपका समुद्रगुप्त रॉन्ग हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका विक्रमादित्य, या ऑप्शन नंबर डी आपका श्रीगुप्त।
तो फ्रेंड्स भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। तो फ्रेंड्स कौन था जिसने वो की थी? चलिए पहला ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी आपका हरिशेष, ऑप्शन नंबर सी है आपका श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर डी आपका कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की जो रचना की थी वो की थी हरिशेष द्वारा, हरिशेन द्वारा, हरिशेन बोलते हैं, हरिशेन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, समुद्रगुप्त को उपाधि मिली हुई थी। समुद्रगुप्त जो थे उनको किस चीज़ की उपाधि मिली हुई थी? एक तो भारत का नेपोलियन कहा जाता था, और फ्रेंड्स आगे देखते हैं अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, कविराज, विक्रमांक, कविराज या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता भी बोलते थे, विक्रमांक भी बोलते थे, कविराज भी बोलते थे, और इनको उपयुक्त सभी की यही तीनों की तीनों उपाधियां इन्हें मिली हुई। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है आपका कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है श्रीगुप्त। तो फ्रेंड्स नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसकी जो स्थापना की गई थी वो कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी है उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी है मध्य एशिया, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी या सभी। तो फ्रेंड्स गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता था वो था आपका उज्जैन। कौन सा था? उज्जैन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दशावतार मंदिर जो देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है का निर्माण किन शासकों ने कराया? तो फ्रेंड्स पहली तो आपका क्वेश्चन यही कि दशावतार जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो देवगढ़ ललितपुर नाम की एक जगह है जो कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। तो उसका जो मंदिर का निर्माण था वो किन शासकों ने करवाया था? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका ऑप्शन है मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है आपका गुप्त, ऑप्शन नंबर सी है आपका कुषाण, या ऑप्शन नंबर डी आपका पल्लव। तो फ्रेंड दशावतार मंदिर जो है उसका निर्माण जो कराया गया था वो गुप्त शासकों द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आपका हीनयान, ऑप्शन नंबर बी है आपका महायान, ऑप्शन नंबर सी है आपका दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अजंता की जो गुफाएं हैं पहला तो आपको यहाँ से मिल गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अब बौद्ध धर्म की हमारी दो शाखाएं होती थी, कौन सी? एक तो हीनयान और एक होती थी महायान। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सी शाखा से ये गुफाएं संबंधित हैं? तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान शाखा से। कौन सी शाखा से? महायान शाखा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका संसार का सर्वाधिक संस्कृत भाषा में प्रचलित ग्रंथ किसे माना जाता है? संसार का सर्वाधिक संस्कृत भाषा में प्रचलित ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका रामायण को, ऑप्शन नंबर बी है आपका महाभारत, ऑप्शन नंबर सी है पंचतंत्र, या ऑप्शन नंबर डी है आपका सूर्य सिद्धांत। तो फ्रेंड्स जो संसार का सर्वाधिक संस्कृत भाषा में प्रचलित ग्रंथ है वो आपका माना जाता है पंचतंत्र। कौन सा माना जाता है? पंचतंत्र। तो ये किस पंचतंत्र जो राइटर थे कौन थे? विष्णु शर्मा। राइट, लिख लीजिए अगर आपको याद ना हो तो विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र को ही संस्कृत भाषा में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ संसार में माना जाता है। और ओवरऑल कौन से को माना जाता है सभी भाषाओं में लगाया जाए तो वो होती है फ्रेंड्स बाइबिल। कौन सी थी? बाइबिल। जो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबिल, उसको सबसे ज़्यादा संसार में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। लेकिन संस्कृत में किसे माना जाता है? पंचतंत्र को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट ऑप्शन आपका भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर है आपका मौर्य काल, ऑप्शन नंबर बी है आपका गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी आपका वैदिक काल, या ऑप्शन नंबर डी आपका भक्ति काल। तो फ्रेंड्स भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग कहा गया है वो कहा गया है गुप्त काल को। किसे कहा गया है फ्रेंड्स? गुप्त काल को। क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो सांस्कृतिक जो धरोहर हैं उनके आधार पर इसे स्वर्ण युग कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था?
चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स हुएनसांग, इसकी एक सीधी ट्रिक है कि है से हुएन और है से हर्ष, है से हुएन और है से हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स चीनी यात्री हुएनसांग जो आए थे वो आए थे आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसकी फ्रेंड्स सीधी ट्रिक थी आपकी यही। इसमें क्या हो गया? मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? तो फ्रेंड्स कुछ प्रमुख रचनाएं जो थी, मैंने आपकी एक वीडियो यहाँ पे बना दी है घनेंद्र यूथ चैनल पे ही, आपको अपने ना देखी हो तो वो वीडियो देख लीजिए। आपको उसमें हर जो युग था, हर जो काल था, गुप्त काल हुआ, आपका मौर्य काल हुआ, सबकी प्रमुख रचनाएं और प्रमुख रचनाकार, उसमें रचनाएं और रचनाकार आपकी उस वीडियो में कवर करा दी गई हैं, जो एग्जाम्स में लगभग आती ही हैं। तो चलिए आपकी एक रचना इसमें से एक और निकल के आई है, वो कौन सी है? मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन की रचना जो की थी वो किसने की थी? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपका हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी है आपका भारवी, ऑप्शन नंबर सी है अपराजित वर्मन, या ऑप्शन नंबर डी महेंद्र वर्मन। तो फ्रेंड्स मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन की रचना की थी वो की थी महेंद्र वर्मन ने। किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर, महाबलीपुरम में कौन सा मंदिर है? एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया कि रथ किन्हें कहा गया है? महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर को रथ कहा गया है। का निर्माण किसने कराया था? का निर्माण किसने कराया था? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका महेंद्र वर्मन, ऑप्शन नंबर बी है आपका अपराजित वर्मन, ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम, या ऑप्शन नंबर डी है नरसिंह वर्मन दो, मतलब ऑप्शन नरसिंह वर्मन सेकंड या द्वितीय, या दो तो बनी रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर का निर्माण, जिन्हें रथ भी कहा जाता है, का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कांची के कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, कांची में कौन सा मंदिर है फ्रेंड्स? कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको यहीं से ही बन सकता है कि कैलाश मंदिर कहाँ पे है? वो है कांची में। और किस राज सिद्धेश्वर मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। अब बताना है कि इसका निर्माण किस शासक ने कराया। चलिए ऑप्शन नंबर है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है आपका नरसिंह वर्मन सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है आपका महेंद्र वर्मन, या ऑप्शन नंबर डी है आपका नंदी वर्मन। तो फ्रेंड्स कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण जो कराया था वो नरसिंह वर्मन सेकंड ने कराया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो फ्रेंड्स एक ऑप्शन तो आपको यहाँ से मिल गया कि एलोरा में जो मंदिर है उसका नाम क्या है? कैलाश मंदिर। या कैलाश मंदिर कहाँ पे है? एलोरा में। चलिए तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था वो फ्रेंड्स कराया था आपके कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। तो आपको कैलाश और कृष्ण से याद कर लेना है कि कैसे कैलाश और कैसे कृष्ण, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसमें तो कोई आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण। तो एलोरा एवं एलिफेंटा, ठीक है, दो हो गई ये। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था, या किनके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है आपका यहाँ पे राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर बी है पल्लव, ऑप्शन नंबर सी है आपका सुंग, या ऑप्शन नंबर डी है आपका गुप्त। तो फ्रेंड्स एलोरा एवं एलिफेंटा जो गुहाओं का जो निर्माण हुआ था वो फ्रेंड्स राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था। किनके में फ्रेंड्स? राष्ट्रकूटों के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का बिल्कुल आज, ठीक है, या आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं। कवि राज की उपाधि से सुशोभित था, कवि राज की उपाधि थे सुशोभित था। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए है इसमें पुष्यभूति, ऑप्शन नंबर बी है आपका वासुदेव, ऑप्शन नंबर सी है आपका श्री हर्ष, ऑप्शन नंबर डी राजा भोज। तो फ्रेंड्स कवि राज की जो उपाधि से सुशोभित थे वो थे आपके राजा भोज। कौन थे? राजा भोज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो राजा जो भोज थे, राजा भोज जो थे वो बहुत ही अच्छे कवि थे, मतलब कवियों के कवि थे, इसलिए उनको कविराज कहा जाता था। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो फ्रेंड्स आपकी इनके मतलब
वंशेज हैं ये आपके यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंशेज के आपकी 6 वीडियो में मैंने कवर करा दिए हैं। तो आप जितने भी भारत के प्रमुख वंश हैं उनकी वीडियोस आप इनको देख सकते हैं। आपकी 6 वीडियो में ये सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप ये पढ़ रहे हैं, तो आप इसे कम से कम शेयर तो करते रहें और आप लगातार इन वीडियो से पढ़ते रहें, तो आपकी बहुत अच्छी कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।